हिंदुस्तान की आजादी का गवाह रहा किला मुबारक 372 साल पहले जब तामीर किया गया, तब उसे इसी नाम से जाना गया। वो लाल किला जो मुगलिया शानो शौकत से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन का गढ़ बना। इन वर्षों में दिल्ली के निजाम बदले, बादशाहते खत्म हुई, तख्ता पलट हुए और देश 200 साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन ये किला जुनून आजादी का प्रतीक बना रहा। 255 एकड़ में फैला ये लाल किला जब बनकर तैयार हुआ, तब मुगल सल्तनत के साथ साथ शहर दिल्ली की तस्वीर भी बदल गई। किले के साथ दिल्ली मुगल हुकूमत की राजधानी बन गई। ये 4 सदी पहले की बात है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जब लाल किले की इस प्राचीर पर तिरंगा लहराते हैं तो देश की बुलंदगी और गौरव का प्रतीक ये तिरंगा पूरे हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में लहराता है। लहराते हुए तिरंगे के साथ 73 साल के आजाद हिंदुस्तान की सबसे शानदार प्राचीर। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये लाल किले का वर्तमान है। किले की सदियों पुरानी विरासत का वो वर्तमान जिसने 4 सदियों से हिंदुस्तान के जनमानस को एक सूत्र में बांध रखा है। हमारे हौसले की उड़ान, उसके आगे आसमान भी कुछ नहीं है। ये लाल किले की परंपरा बन चुकी है। देश की आजादी का जश्न मतलब लाल किले पर तिरंगा। ये अपने आप में दिलचस्प है जो लाल किला अपनी तामीर के साथ शासन की बादशाही परंपरा का प्रतीक माना जाता था, वो सदियों के सफर में लोकतंत्र का स्तंभ बनता चला गया। लाल किले में जिसका झंडा फहर गया तो समझ लीजिए उसकी सत्ता स्थापित हो गई। तो यूनियन जैक फहराता था लाल किले में जब तक 90 साल ये लोग 57 से 1947 तक, 1857 से 1947 तक अंग्रेजों का भारत में शासन रहा। लाल किले पर ब्रिटिश झंडा, यूनियन जैक कहते हैं, वो फहराता रहा। और उसके बाद इसी स्थान को चुना गया, वो पहचान बन गया था भारत में अंग्रेजी सत्ता की। तो यही तय किया गया कि नेहरू ने भी यही सोच के तय किया कि वो प्रतीक तो वहाँ से हटना ही चाहिए। जिस लाल किले पर कभी अंग्रेजी शासन का यूनियन जैक लहराया करता था, वहां पहला तिरंगा आजादी के साल ही फहराया गया। लेकिन 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। ये कहानी अपने आप में दिलचस्प है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान एक दिन पहले यानी 15 अगस्त को हो चुका था। उस दिन आजादी के जश्न का कार्यक्रम इंडिया गेट पर आयोजित किया गया। सुबह से ही लोगों का तांता लगा था। झंडारोहण का कार्यक्रम इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में आयोजित किया गया। 15 अगस्त की शाम 6 बजे आजाद भारत का पहला तिरंगा यहीं फहराया। लेकिन एक इतिहास इसके ठीक अगली सुबह बनना था। इतिहास के उस नए अध्याय से उस यूनियन जैक को उखाड़ फेंकना था जिसके साथ अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान पर राज का ऐलान किया करती थी। 16 अगस्त को यही हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों हिंदुस्तान का तिरंगा लाल किले पर लहराया और ब्रिटिश साम्राज्य का यूनियन जैक हिंदुस्तान के इतिहास में गुजरे जमाने का हिस्सा हो गया। वाइसराय लॉज है यानी राष्ट्रपति भवन, उसके ऊपर झंडा कौन सा लहराता था? तो इंग्लैंड का झंडा। तो इंग्लैंड का झंडा माउंट बटन के होते हुए वहां से उतरे, ये माउंट बटन को स्वीकार नहीं था। तो अगर झंडा अगर आपने बदलना है 15 अगस्त को तो कहां बदलेंगे, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो आखिर में ये फिर लाल किले पर किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां झंडा लहराया तो एक परंपरा सी बन गई कि हर 15 अगस्त को झंडा वहां लहराओ। तो इसलिए आज भी उसी परंपरा को लेते हुए 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है लाल किले पर। दुनिया उस जश्न को चौधियाई आंखों से देख रही थी। मुगलों के जमाने की इमारत से आजादी का पहला झंडा लहराने का मतलब आखिर क्या है?
दरअसल इस सवाल के पीछे देश की आजादी और इसके संघर्ष का लंबा सिलसिला है, जो संयोग दर संयोग लाल किले से जुड़ता चला गया। 73 साल से भारत की आजादी का गवाह रहा ये किला अपनी नींव में मुगलिया सल्तनत की विरासत को समेटे हुए है, लेकिन इसके दरो दीवार में आजादी का संघर्ष भी है। 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह का नाम दिया, तो वीर सावरकर ने उसी क्रांति को भारत की आजादी की पहली लड़ाई बताया। उस संग्राम के सेनापति थे 82 वर्ष के बुजुर्ग बादशाह। अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत की वजह से उनकी विरासत इसी लाल किले में सिमट कर रह गई। लेकिन 1857 में जब सैनिकों और साथ में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर क्रांति की, तो इसी 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर की भुजाओं में दम आ गया और फिर इसी लाल किले से आजादी की लड़ाई का आह्वान हुआ। हिंदुस्तान की आजादी से 90 साल पहले जिस संग्राम को अंग्रेजों ने सिपाहियों के गुट का विद्रोह कहा था, वो दरअसल आजादी के लिए पहली बगावत थी। उस बगावत का किस्सा लाल किले से तब जुड़ता है जब विद्रोहियों का काफिला दिल्ली कूच कर गया। 10 मई को मेरठ की छावनियों से बागी सिपाहियों का काफिला दिल्ली पहुंच गया। तब तक अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत दिल्ली तक ही समेट दी थी। तब लाल किला सल्तनत का केंद्र जरूर था, लेकिन 82 साल के बादशाह बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश हुकूमत के आगे हथियार डाल दिए थे। ताकत न बादशाह में बची थी, न ही उनकी बची खुची फौज में। लेकिन 11 और 12 मई को जिस जोश के साथ बागी सिपाहियों ने दिल्ली को कब्जे में लिया, उसने बुजुर्ग बादशाह को भी झकझोर कर रख दिया। बादशाह की तलवार एक बार फिर म्यान से निकली और एक फरमान पर उनकी सुस्त पड़ी फौज बागी सिपाहियों के साथ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में जुट गई। दिल्ली पर कब्जे के बाद बागी सैनिकों ने ऐलान किया, बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के सम्राट हैं। उनके नाम पर सिक्के जारी किए गए। नई हुकूमत का फरमान उन्हीं के नाम पर जारी होने लगा। बागियों से भागकर जो अंग्रेज सैनिक दिल्ली के बाहर जंगलों में छिप गए थे, उन्होंने 4 महीने बाद पूरी ताकत के साथ फिर दिल्ली पर हमला किया। वास्तव में ब्रिटिश सेना वहां से प्रवेश की थी अंदर, और कई महीनों के संघर्ष के बाद काफी अंग्रेज उससे पहले मारे गए थे। तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, वो तो आसानी से कब्जा नहीं कर पाए वो। लेकिन बाद में हुआ यह कि भी ठीक है, वो आ गए, उनका कब्जा हो गया। तो उसके बाद जो ये था बहादुर शाह पकड़ा गया। बागियों और मुगल फौज के साथ अंग्रेजों की वो जंग अगस्त से शुरू हुई, लेकिन 1 महीने बाद दिल्ली और लाल किले की सूरत बदल गई। अंग्रेजी फौज लाल किले में दाखिल हो गई। 22 सितंबर 1857 हुमायूं का मकबरा। दिल्ली किले में घुसी अंग्रेजी फौज से बचने के लिए बादशाह जफर अपने 2 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपे थे। तैयारी यहां से बागी सिपाहियों के साथ हुजूम में निकलने की थी, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। बादशाह के दोनों बेटों को अंग्रेजी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट हडसन ने खूनी दरवाजे के पास गोली से उड़ा दिया और बहादुर शाह जफर को उस किले में कैद कर दिया, जहां एक वक्त में उनकी हुकूमत चलती थी। बंदूक और तोपों की बदौलत अंग्रेज आजादी की पहली लड़ाई को कुचलने में कामयाब हो गए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस पूरे विद्रोह की अगुवाई करने के लिए बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और पहले से तय फैसले के मुताबिक उन्हें लाल किले में कैद किया गया। बहादुर शाह जफर की कैद के साथ ही किला वीरान हो गया। इसकी दरो दीवार में आवाजें सुनाई देती थी तो अंग्रेजों की चहलकदमियों और एक लाचार बादशाह की सिसकियों की। अपनी लाचारी को बहादुर शाह जफर ने कुछ यूं बयां किया था, बुलबुल को बागबा से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। अपने पुरखों के बनाए जिस किले में कैद कर दिए गए थे बहादुर शाह जफर, वो सिर्फ एक मुगल बादशाह नहीं रह गए थे, बल्कि 1857 की क्रांति के नायक बन चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था, बल्कि बादशाह के साथ हर हिंदुस्तानी की आजाद ख्वाहिशों में बस गया था।
उस दौर में भी लोग लाल किले का दीदार करने बड़ी दूर दूर से आया करते थे। इसकी खूबसूरती के चर्चे ही इतने थे, इतनी खूबसूरत कि इसकी शान में बादशाह शाहजहां भी अमीर खुसरो का ये मशहूर अल्फाज लिखने को मजबूर हो गए। गर फिरदौस बर रुए जमीयस हमीयस्तो 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 मेरी जान रू, यानी धरती पर स्वर्ग अगर कहीं है तो बस यही है, यही है, यही है। ये इबारत बादशाह ने अपने दीवाने खास पर लिखवाई थी। शाहजहां ने ऐसे ही भव्य किले की कल्पना 1627 में की थी जब वो मुगल बादशाह बने थे। तब मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरे का किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था, लेकिन बढ़ते साम्राज्य के साथ वो किला छोटा पड़ता गया। वहां गर्मी भी बहुत पड़ती थी, लिहाजा शाहजहां ने नए किले के लिए जगह तलाशने का फरमान जारी किया। दिल्ली में वो तलाश रायसीना हिल्स से लेकर ताल कटोरा तक हुई, लेकिन बादशाह के दोनों वास्तुकारों उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद को यमुना किनारे की ये जमीन किले के लिए सबसे मुफीद लगी। लाल किले को यमुना नदी के किनारे रणनीतिक सोच के तहत बनाया गया था। लाल किला एक तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो दूसरी तरफ गहरी यमुना नदी जो इसको बेहद सुरक्षित किला बनाती थी। उस वक्त बादशाह शाहजहां काबुल में थे। खबर दी गई तो वो किले का दीदार करने फौरन आ गए। किले को देखते ही कहा, ये किला मुबारक है। अपनी शिल्प और वास्तुकला के चलते ये किला पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया। उस दौर के हिंदुस्तान की शान शौकत में बहादुर शाह जफर की बगावत के बाद लाल किले की शान शौकत अंग्रेजों को ऐसे खटकने लगी कि 1857 का विद्रोह कुचलने के बाद अंग्रेजी फौज ने किले का 80% ढांचा तहस नहस कर दिया। इसके दरो दीवार पर चस्पा सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की निशानियां लूट ली गईं। तख्त ताऊस और बादशाह का हीरा कोहिनूर तो पहले ही नादिर शाह लूट ले गया था। अंग्रेजों ने बाकी की निशानियां भी नेस्तनाबूद कर दी। अंग्रेजों ने पूरे किले को खंडहर और अपनी फौज की छावनी में तब्दील कर दिया। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। इस तबाही को बयान करते हुए बहादुर शाह जफर ने लिखा था, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। लाल किले की विरासत को याद करते हुए बादशाह तिल तिल कर मर रहे थे। कैद के झरोखे से इतना दीदार भी नसीब न था जिसके लिए यह किला मशहूर था। 15 अगस्त पर आज भी जो लाल किले में मुशायरा होता है, देश और दुनिया के शायरों कवियों के शब्दों से जो क्रांति गीत उभरते हैं, वो उसी विरासत का हिस्सा है जो बादशाह जफर के वक्त तक चलता आया था। लाल किले में बादशाह जफर का वो आखिरी मुशायरा 1857 के उन महीनों में हुआ था जब दिल्ली पर बागी सिपाहियों का गिर फरमा रहे थे। जौक उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे और बादशाह जफर वाह वाह के साथ हाथ में लगी चोट को भी सहला रहे थे। तब गालिब ने पूछा, बादशाह आपकी उंगली की चोट अब कैसी है? बादशाह जफर ने कहा, मिर्जा ये अंग्रेजों पर उंगली उठाने का नतीजा है। अंग्रेजी हुकूमत पर उंगली उठाने के नतीजे में क्या हुआ? लाल किला हर उस जुल्म सितम का गवाह है। अपने ही किले में महीनों तक वो कैद और एक वक्त का खाना मांगने पर थाली में अंग्रेजों द्वारा परोसा गया 2 बेटों का सिर। बादशाह जफर उस कैद से कभी आजाद नहीं हुए, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने और विद्रोह की अगुवाई करने के आरोप में उन्हें रंगून की जेल में बंद कर दिया गया। नवंबर 1862 में उनकी मौत हो गई। तब किसी को पता नहीं था उन्हें दफनाया कहां गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कूचा यार में। बादशाह की वो कब्र आज भी रंगून में है। पीएम मोदी जब म्यांमार दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी वतन के लिए बादशाह की कुर्बानियों को याद किया। बादशाह की इस कब्र की तलाश 1940 के दशक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तब तक नेताजी आजाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे। नेताजी ने कहा था, जब तक हमारे जवान लाल किले को अंग्रेजों से आजाद नहीं कराएंगे, बादशाह की कब्र पर विक्ट्री परेड नहीं करेंगे, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा।
देश जब आजाद होगा तो इसकी विक्ट्री परेड लाल किले से निकाली जाएगी। इसका आह्वान सुभाष चंद्र बोस ने किया तो लाल किला हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी के परचम की तरह लहराने लगा। जिस किले को अंग्रेजी हुकूमत ने कैदखाना बना दिया था, वो आजादी का अरमान सजाए हर हिंदुस्तानी के दिल में खून की तरह खौलने लगा। ये आक्रोश पूरा 1 सदी तक चला। उसके बाद लाल किले में एक ऐसा मुकदमा शुरू हुआ जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए आखिरी इनकलाब साबित हुआ। उस वक्त लाल किले के अंदर से नारा गूंजा। लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लो शाहनवाज। तब तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। हवाई हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की खबर आ चुकी थी, लेकिन लाल किले का शोर कुछ और था। मुकदमा शुरू हुआ आजाद हिंद फौज के 3 युद्धबंदियों के खिलाफ, कर्नल शाहनवाज, कर्नल पीके सहगल और कर्नल जीएस ढिल्लन के खिलाफ। ब्रिटिश हुकूमत ने यह आरोप लगाया कि इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन देश जापान की तरफ से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। कर्नल शाहनवाज, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लों के साथ देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के 600 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाया था। इन 3 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया वो भी इसीलिए लाल किले में चलाया कि जिसे आप सत्ता और स्वाधीनता का प्रतीक मानते हैं, वो अंग्रेजी राज और उसकी जीत का प्रतीक है। लेकिन हुआ उल्टा। उस मुकदमे के साथ पूरे देश में आजादी की नई लहर दौड़ गई। पूरा देश अपने इन वीर सपूतों के लिए एकजुट हो गया। खुद जवाहरलाल नेहरू तीनों के बचाव में वकील का चोला पहनकर मुकदमे में उतरे। उसकी अंतिम परिणति कुछ इस प्रकार हुई कि जवाहरलाल जो स्वाधीनता संग्राम के बड़े नेताओं में एक थे, वो पंडित नेहरू भी अपने जीवन में शायद पहली बार गाउन पहन करके आज़ाद हिंद फौज के इन अधिकारियों की बचाव में उतरे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि नेहरू के उतरने के साथ एक नया जोश आया और ब्रिटिश सरकार समझ गई कि देश भारत के जितने भी सारे नेता हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, बहुत सख्त खिलाफ हो रहे हैं। तो उन्होंने रातों रात इन तीनों सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज को बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी शर्त के उनको रातों रात रिहा कर दिया था। इधर लाल किले में तारीख दर तारीख बहस चलती रही। पूरे मुल्क में आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी। 1946 में बॉम्बे में नौसेना ने विद्रोह तक कर दिया। ऐसी बगावत पूरे देश की सेना में न हो जाए, ब्रिटिश सरकार ने सारे युद्धबंदियों को रिहा करने का फैसला किया। उस मुकदमे के 1 साल बाद देश आजाद हो गया। 16 अगस्त 1947 की सुबह आजादी का तिरंगा फहराने की बारी आई तो इसके लिए लाल किले से बेहतर जगह क्या हो सकती थी। जवाहरलाल नेहरू ने किले के लाहौरी गेट पर आजाद हिंदुस्तान का पहला परचम फहराया। 73 साल पहले जो रवायत लाल किले से आजादी का तिरंगा फहराने की बनी, वो वक्त के साथ लाल किले से हिंदुस्तान का बयान बनता चला गया। लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा फहराने वाले जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लाल किले पर तिरंगा फहराता रहा और वो देश को एक मुश्त पैगाम देता रहा। इसी लाल किले से जय जवान जय किसान का नारा गूंजा तो इसी लाल किले से देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादियों और विस्तारवादी पड़ोसियों के खिलाफ ललकार भी सुनाई दी। बिरादरान वतन, भाइयों बहनों और बच्चों और सैनिकों, आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे
ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हमारा प्रथम काम है कि इस गरीबी को दूर करें। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक खून एक भारत को जीवित करेगा। अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा। आइए हम सब मिलकर इनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रतिज्ञा करें कि हम इस आजादी की रक्षा करेंगे। 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं।